वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज मैं आपके सामने हम आज की क्लास में मीनोपॉज के बारे में बात करेंगे। मीनोपॉज की क्या क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या कंडीशन है मीनोपॉज, तो आज सारी चीजें रीडिंग आउट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, पिछली क्लास में हमने एबनॉर्मलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या क्या एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में बात की थी। उसमें मैंने एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया के कंडीशन के बारे में बात की थी। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वाली क्लास वॉच नहीं की तो पिछली वाली क्लास को अच्छे से वॉच कर लो, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मीनोपॉज क्या होता है? स्टॉपेज हो जाता है ना, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। मीनोपॉज क्या होता है, ये डेफिनेशन देखते हैं पहले। और मैं आपको बता दूं एक बार कि जो ओबीजी की क्लास है वो रेगुलर चल रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाकर आप सीरियल वाइज क्लासेस ले सकते हो। एक क्लास नंबर भी डाल रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सीरियल वाइज क्लासेस ले, जिससे आपका कोर्स बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका बेस्ट बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट की थी, पहले टर्मिनोलॉजी फिर इनके पार्ट्स। तो इस टाइप से पूरी क्लासेस जरूर लें आपसे। तो और आप जो भी वीडियो वॉच कर रहे हो वो आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को नीड है वहां पर शेयर करने से उनकी नीड्स पूरी हो सकती है। तो जहां पर आपको लगे कि इस स्टूडेंट को जरूरत है वहां पर शेयर जरूर करें। तो मीनोपॉज की वैलिड डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण भी स्टॉप हो सकता है, जो मैंने बताया था। कोई लैक्टेशन 9 मंथ के कारण स्टॉप हो गया तो उसको मीनोपॉज थोड़ी बोलेंगे। मीनोपॉज परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप होता है। और कितने मंथ तक ये कंडीशन चलती है स्टॉपेज होने की? सिंस लास्ट 12 मंथ। कितने दिन की? सिंस लास्ट 12 मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, उस कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। और इसकी एज होती है 45 to 55 ईयर्स, ये इसकी एज होती है मीनोपॉज की। और इसमें मैटरनल हिस्ट्री, मान लो मदर में कोई मीनोपॉज की स्टेज पे आया, उससे कोई रिलेशन नहीं होता। मैटरनल हिस्ट्री डज नॉट क्या मैटरनल डज नॉट अफेक्ट द मीनोपॉज को कौन अफेक्ट नहीं करता? मैटरनल हिस्ट्री डज नॉट अफेक्ट ऑफ द मीनोपॉज एज। और मिनार्की, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है कि वो कब आ रहा है, और उसी हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्की की इस एज में थी तो इस एज पर मेनोपॉज आएगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मिनार्की और मैटरनल हिस्ट्री डज नॉट अफेक्ट इन द मेनोपॉज। तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके मतलब 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप किस ईयर पर आता है? अगर मान लो किसी में 40 साल से पहले आ गई तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, किसी में 55 साल के बाद में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से बिल्कुल इजी वे में मैं बताता हूँ आपको। ये मान 14 ईयर्स, ये इससे बिलो 45, 55 और अबोव 55। तो अगर 40 साल से पहले आ रहा है तो उसको तो बोलेंगे अर्ली मीनोपॉज। अगर 40 साल से पहले आ रहा है तो अर्ली मीनोपॉज। अगर 40 से और 45 साल के बीच में आ रहा है तो उसको प्री मीनोपॉज।
45 से 55 मैंने बता ही दिया आपको। नॉर्मल मेनोपॉज ये कंडीशन है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना होगा। नॉर्मल मेनोपॉज और अबोव 55 उसको बोलते हैं 55 डिलेड मेनोपॉज। तो ये आपको याद रखना होगा 4 कंडीशन। और इसमें प्री मेनोपॉज, नॉर्मल मेनोपॉज और डिलेड मेनोपॉज, इनको कंबाइंड में क्या बोलते हैं? पेरीमेनोपॉज। ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब एक कंडीशन होती है जो नेचुरली होती है और एक होती है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। तो हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल तो आएगी 45 टू 55, या कुछ नॉर्मलिटी हो तो उसमें आर्टिफिशियल भी करनी पड़ती है। तो आर्टिफिशियल मेनोपॉज 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है आर्टिफिशियल मेनोपॉज, सर्जिकल एंड रेडिएशन। तो सर्जिकल में क्या होता है? स्टेक्टोमी यानी रिमूव ऑफ यूट्रस। रेडिएशन में क्या करते हैं? एक्सपोजर करते हैं। क्या? एक्सपोजर ऑफ ओवरी अगेंस्ट गामा रेज ओवरी पे डाली जाती है, जिसके कारण गामा रेज क्या करेगी? सप्रेस कर देगी। सप्रेस ओवेरियन फंक्शन। क्या कर देगी? ओवेरियन फंक्शन है उनको क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी। अगर ओवेरियन फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था एचपीओ एक्सिस, उसमें मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और ओवरी के रोल बताए थे। तो ओवरी क्या कर रहा था? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटर। अगर उसके फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ये कंडीशन हो गई मेनोपॉज। तो ये आपको याद रखना होगा। मैंने आर्टिफिशियल मेनोपॉज में 2 टाइप बताए। फर्स्ट था अपना सर्जिकल एंड सेकंड रेडिएशन। तो सर्जिकल अभी देखेंगे। रेडिएशन में क्या बताया? एक्सपोजर ऑफ द गामा रेज अगेंस्ट टू द ओवरी। फिर अगर गामा रेज डालेंगे तो क्या होगा? सप्रेस हो जाएंगे। क्या? ओवेरियन फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे। ओवेरियन फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ गई? क्या चाहिए था हमें? मेनोपॉज आ गया। मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करना। अब सेकंड सर्जिकल 2 टाइप का होता है। मतलब सर्जिकल में स्टेक्टोमी की जाती है और स्टेक्टोमी 2 टाइप से की जाती है, कंडीशन के हिसाब से की जाती है। स्टेक्टोमी हैव टू टाइप्स। स्टेक्टोमी को बताया 2 टाइप की होती है, वेजाइनल एंड एब्डोमिनल। तो वेजाइनल में क्या आता है? यूट्रस को रिमूव किया जाता है, वो वेजाइना के रूट के द्वारा किया जाता है। और सेकंड थी एब्डोमिनल, उसमें एब्डोमिनल के द्वारा। अब कौन से टाइप किस फीमेल में वेजाइना के रूट के द्वारा किया जाएगा और किस में मैंने बताया आपको एब्डोमिनल रूट के द्वारा किया जाए, और क्या क्या प्रोसेस है वो सभी आप रीडिंग आउट करेंगे। स्टेक्टोमी हैव 2 टाइप्स। पहली वेजाइनल स्टेक्टोमी। वेजाइनल स्टेक्टोमी में क्या किया जाता है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस थ्रू वेजाइनल रूट। वेजाइनल स्टेक्टोमी का तो ये रोल है। इसमें अब कौन सी कंडीशन में किया जाता है? अगर यूटेराइन प्रोलैप्स वाली कंडीशन है। यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है? मल्टी प्रेगनेंसी होती है, मतलब यूट्रस बाहर चौड़ा हो जाता है, साइज में वाइड हो जाता है,
या बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स किस कंडीशन में हो जाता है, मान लो किस फीमेल के 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही है, मल्टी प्रेगनेंसी हो रही है, उस कंडीशन में यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है। तो वो यूटेराइन प्रोलैप्स की कंडीशन में वेजाइनल हिस्टेक्टोमी की जाती है। या कोई फीमेल है वह ज्यादा मोटी है, ओबेस, क्या ओबेस फीमेल में भी वेजाइनल हिस्टेक्टोमी की जाती है, ओबेस फीमेल। तो ये आपको हिस्टेक्टोमी 2 प्रकार की बता दी है मैंने। अब अपने सेकेंड टाइप था एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, वो देख लेते हैं, नोट डाउन कर लो आप। सेकंड एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी भी 5 टाइप की होती है। फर्स्ट सब टोटल, फर्स्ट है सब टोटल हिस्टेक्टोमी। सेकंड टोटल हिस्टेक्टोमी, सब टोटल, पहली सब टोटल, सेकंड टोटल, थर्ड पैन हिस्टेक्टोमी, फोर्थ एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी, और फिफ्थ रेडिकल हिस्टेक्टोमी। तो फर्स्ट है सब टोटल। सब टोटल में क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है यूट्रस का कार्पस पार्ट। फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट बताए थे, कार्पस, इस्थमस, सर्विक्स। तो इसमें कौन सा पार्ट रिमूव किया जाता है, रिमूव ऑफ द कार्पस पार्ट, यूट्रस का रिमूव ऑफ कार्पस पार्ट। कार्पस पार्ट 2 प्रकार के बताए थे, कार्पस में 2 पार्ट इंक्लूड है, फंडस एंड बॉडी कैविटी। तो फंडस और बॉडी कैविटी दोनों पार्टों को रिमूव किया जाता है, यानी कार्पस पार्ट को रिमूव किया जाता है। वो कौन सी हिस्टेक्टोमी हो जाएगी, सब टोटल हिस्टेक्टोमी। ये आपको देख लो। सेकंड है टोटल हिस्टेक्टोमी। इसमें रिमूवल टोटल यानी ऑल यूट्रस, कंप्लीटली, ऑल या कंप्लीट यूट्रस को रिमूव किया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी के 5 टाइप बताए थे हिस्टेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के। उसमें मैंने बताया पहला सब टोटल। सब टोटल में रिमूवल ऑफ द कार्पस पार्ट, कार्पस यानी फंडस और बॉडी पार्ट। यूट्रस के 3 पार्ट थे, कार्पस, इस्थमस, सर्विक्स। कार्पस में 2 पार्ट आते हैं, फंडस और बॉडी कैविटी। तो 2 कार्पस पार्ट को रिमूव किया जाता है। टोटल हिस्टेक्टोमी यानी कंप्लीटली यूट्रस को रिमूव किया जाता है। थर्ड है पैन हिस्टेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। देख लेते हैं पैन हिस्टेक्टोमी। थर्ड टाइप पैन हिस्टेक्टोमी। पैन हिस्टेक्टोमी में रिमूव ऑफ द क्या क्या, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, रिमूव ऑफ कंप्लीट यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो हो गया पैन हिस्टेक्टोमी। इस पैन हिस्टेक्टोमी को क्या बोल सकते हैं, हिस्टेक्टोमी। यूट्रस को रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी विथ बायलैटरल सेल्फ इंजो, फैलोपियन ट्यूब का साइनोनियम बताया था मैंने, सेल्फ इंजो, और फैलोपियन ट्यूब ओवरी को ऑफ्रेक्टोमी। तो ये कंडीशन भी बोल सकते हैं इसमें। तो ये तीनों है सब टोटल, टोटल, पैन हिस्टेक्टोमी। अब फोर्थ एक्सटेंड। फोर्थ टाइप है एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का फोर्थ टाइप है एक्सटेंड। एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी। एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है,
पिछली वाली पेनिस्टेक्टोमी में किया जा रहा था वो करेंगे। कौन कौन से? रिमूवल ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड ओवरी एंड 1/3 अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, इसको भी रिमूव किया जाता है। ये एक्सटेंडिस्टेक्टोमी। और लास्ट है एब्डोमिनोस्टेक्टोमी का टाइप, कौन सा? रेडिकल स्टेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है? एक्सटेंड स्टेक्टोमी में किया जा रहा है ना, वो सारे पार्ट रिमूव किए जाते हैं। एक्सटेंड स्टेक्टोमी कौन कौन से? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड 1/3 अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, वो तो किया ही जाएगा। एक्सटेंड स्टेक्टोमी प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड, उसको भी रिमूव किया जाता है। वो कौन सी हो गई? रेडिकल सराउंडिंग लिम्फ नोड। तो हमने आर्टिफिशियल मेनोपॉज में 2 टाइप देखे थे। फर्स्ट था सर्जिकल एंड सेकंड रेडिएशन। रेडिएशन में गामा रेज अग्नेस ओवरी, तो वो गामा रेज क्या करेगी? सप्रेस कर देंगे ओवरियन फंक्शन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे तो एचपी एक्सिस नहीं हो पाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा, उसी कंडीशन मेनोपॉज हो जाएगी। सेकंड हमने देखा था सर्जिकल, उसमें बताया था मैंने स्टेक्टोमी की जाती है। अब स्टेक्टोमी के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन के हिसाब से? वेजाइनल स्टेक्टोमी किस कौन सी कंडीशन में की जाती है और एब्डोमिनल स्टेक्टोमी कब की जाती है और क्या होता है? तो वेजाइनल स्टेक्टोमी, उसमें यूट्रस को वेजाइना के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और वो कौन सी कंडीशन में? यूटेराइन प्रोलैप्स, मतलब कोई मल्टी प्रेगनेंस, एक से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो यूट्रस बाहर फूला हुआ हो जाता है, उस कंडीशन में यूटेराइन प्रोलैप्स बोलते हैं। उस कंडीशन में वेजाइनल स्टेक्टोमी की जाती है। और ओबेस फीमेल, कोई फीमेल ज्यादा मोटी हो, उस कंडीशन में की जाती है। सेकंड था एब्डोमिनल स्टेक्टोमी। इसके 5 टाइप थे। 5 टाइप मैंने बताया सब टोटल, पेन एंड एक्सटेंड, और लास्ट था अपना कौन सा? रेडिकल स्टेक्टोमी। तो सब टोटल में रिमूवल ऑफ द कार्पस पार्ट ऑफ द यूट्रस। कार्पस पार्ट में 2 फंडस और बॉडी पार्ट थे। सेकंड था टोटल स्टेक्टोमी, यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ द यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। पेन स्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। एक्सटेंड स्टेक्टोमी, उसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी को तो निकाला जाता है, लेकिन अब 1/3 अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, उसको भी रिमूव किया जाता है। वो कौन सी कंडीशन हो गई? एक्सटेंड। लास्ट थी अपनी रेडिकल, उसमें एक्सटेंड में जो किया जा रहा था यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी को और 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, और उसके अलावा सराउंडिंग लिम्फ नोड को भी रिमूव किया जाता है। तो ये स्टेक्टोमी कंप्लीट हुई। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि ये स्टेक्टोमी की जाती है, उसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है? पोजीशन ऑफ द इन स्टेक्टोमी। इन स्टेक्टोमी कौन सी पोजीशन दी जाती है? कौन सी दी जाती है? टेंडरबर्ग पोजीशन। टेंडरबर्ग पोजीशन क्या होती है? पर्सन को एक टेबल होती है, उस पे सुपाइन लेटा दिया जाता है, सुपाइन पोजीशन, और फिर उस सुपाइन पोजीशन में पर्सन लेटा हुआ है, उस कंडीशन सुपाइन में फिट को तो ऊपर कर दिया जाता है, पर्सन के फेट होते हैं उनको तो, और ये हेड, मतलब 16 डिग्री का एंगल बना दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टेक्टोमी में क्या होता है, टेंडरबर्ग पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि 1 to 1.5 लीटर समथिंग 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, तो पर्सन में क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिया वाली कंडीशन हो सकती है, और हाइपोवोलेमिया होगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं? टेंडरबर्ग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। तो क्यों की जाती है वो मैंने बता दिया,
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है और हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब है मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। और अभी एक कंडीशन नोट डाल के लिख लो कि माल न्यूट्रिशन फीमेल होती है या थिनर फीमेल होती है ना, माल न्यूट्रिशन फीमेल, उनमें मेनोपॉज वाली कंडीशन अर्ली अराइव होती है। अब है मैकेनिज्म ऑफ द मेनोपॉज। अगला पॉइंट डालो, मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। एफएसएच और एलएच होते हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, ओवेरियन फॉलिकल के। एफएसएच एंड एलएच अगेंस्ट ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ओवेरियन फॉलिकल क्या, फॉलिकल जब 20 वीक्स होती है, फीमेल फीटस होता है 20 वीक्स का, तब उसमें 7 मिलियन होते हैं लगभग। फिर बर्थ के टाइम 4 मिलियन हो जाते हैं, वो 7 मिलियन से 4 मिलियन आ जाते हैं। और प्यूबर्टी की एज तक 4 लाख समथिंग हो जाते हैं वो। और जब मेनोपॉज आती है तो 10,000 से भी कम हो जाते हैं। तो एफएसएच और एलएच का लेवल तो बढ़ जाता है इस कंडीशन में, मैं आपको आगे बताऊंगा हार्मोनल इम्बैलेंस में, लेकिन अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, ओवेरियन फॉलिकल के। और ओवेरियन फॉलिकल के अगेंस्ट हो जाएंगे तो आपको पता है ओवेरियन फॉलिकल डज नॉट ग्रो। अगर वो अगेंस्ट हो जाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर वो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ओवेरियन फॉलिकल के लिए क्या बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, एब्सेंट होगी। नो ग्राफियल फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल नो। अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ओव्यूलेशन एब्सेंट हो जाएगा तो नो, आपको पता है कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। तो अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, नो प्रिपेयर एंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं होगी। आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन टोकोलाइटिक एजेंट होता है, आपको पता है। तो वह एंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं होगी तो शेड ऑफ क्या होगा, क्योंकि शेड ऑफ एब्सेंट, क्योंकि शेड ऑफ भी तो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम, तो शेड ऑफ। और इससे क्या हो जाएगा, एमनोरिया। क्या हो जाएगा, एमनोरिया वाली कंडीशन हो जाएगी। और एमनोरिया हो जाएगी और ये कंडीशन अगर 12 मंथ तक है, 12वां मंथ, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, मेनोपॉज। तो आपको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज, एफएसएच और एलएच अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, ओवेरियन फॉलिकल के, जिसके कारण ओवेरियन फॉलिकल के अगेंस्ट होने के कारण ओवेरियन फॉलिकल डज नॉट ग्रो। तो ग्रो नहीं करेंगे तो कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी एब्सेंट होगा। ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा तो कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बन पाएगी। कार्पस ल्यूटियम एब्सेंट हो जाएगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम नॉट प्रिपेयर, एंडोमेट्रियम ही नहीं बनेगी तो क्या शेडोक होएगा, और क्या शेडोक नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, एमनोरिया वाली कंडीशन। और एमनोरिया हो गया तो मेनोपॉज। ये मेनोपॉज के कंडीशन मैकेनिज्म होती है। अब इसमें देख लेते हैं हार्मोन लेवल ऑफ द कैसे चेंजेस होते हैं मेनोपॉज में। चेंज इन मेनोपॉज, तो फर्स्ट देखते हैं एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच, इसमें क्या हो रहा है
इनका नॉर्मल लेवल कितना होता है 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml कौन सी एज में रिप्रोडक्टिव एज में। और मेनोपॉज में क्या हो जाएगा इनका लेवल बढ़ जाएगा कितना लगभग 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml कौन सी कंडीशन में मेनोपॉज में। तो और सबका लेवल तो कम हो रहा है लेकिन एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है कौन सी कंडीशन में मेनोपॉज में। कितना हो गया 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा। अब सेकंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नॉर्मल लेवल कितना होता है एस्ट्रोजन का नॉर्मल लेवल 50 to 30 300 पिकोग्राम पर ml कौन सी एज में नॉर्मल लेवल होता है ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज में। और मीनोपॉज लेवल में मीनोपॉज में इसका लेवल डाउन होकर कितना हो जाता है 10 to 30 पिकोग्राम पर ml। तो ये एफएसएच का तो लेवल बढ़ रहा था लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मल लेवल रिप्रोडक्टिव एज में कितना होता है नॉन प्रेगनेंसी में कितना होता है 1 to 6 mg पर ml कितना 1 to 6 नैनोग्राम पर ml। और प्रेगनेंसी में ये तो नॉन प्रेगनेंसी में है प्रेगनेंसी में 25 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है किसमें प्रेगनेंसी में। और मीनोपॉज सबसे इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर मीनोपॉज पढ़ रहे हैं तो मीनोपॉज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना हो जाता है 1 से 2 नैनोग्राम पर ml। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मीनोपॉज में। एफएसएच का लेवल नॉर्मली 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट होता है लेकिन मीनोपॉज में 14 ज़्यादा हो जाता है एफएसएच का लेवल ही बढ़ता है इसमें। एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मली 50 to 300 पिकोग्राम होता है पर ml पर लेकिन मीनोपॉज कंडीशन में क्या हो जाता है यहाँ मीनोपॉज में 10 to 30 पिकोग्राम पर ml। प्रोजेस्टेरोन 1 to 6 नैनोग्राम पर ml नॉन प्रेगनेंसी में लेकिन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है कितना 25 नैनोग्राम पर ml। और मीनोपॉज में कितना हो जाता है 1 से 2 नैनोग्राम पर ml। तो आपको अगर ये अपना मीनोपॉज वाली कंडीशन आदि हो गई लगभग। अब इसके बाद में हम ऑर्गन क्या चेंज होती है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।